गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि कैसे लॉज बनते हैं और उसके बाद है कि उन लॉज को समझना क्यों ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कि यू मे बी फेमिलियर विथ सम लॉज सच एज दोज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, द एज एट विच द पर्सन कैन वोट। तो आपने बहुत सारे ऐसे जो हैं लॉज देखे होंगे कि किस एज में कोई वोट डाल सकता है, किस एज में मैरिज होगी। वैसे आजकल तो मैरिजेबल एज जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ की इसके ऊपर भी चल रहा है कि कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज गर्ल्स की 18 की एज है और बॉयज़ की 21 की। तो इनको इक्वल होना चाहिए, क्यों ये डिफरेंस है। तो इसके ऊपर भी अभी चल रहा है कि चेंज हो सकती है ये, बट हमारा लॉ जो भी कहता है हम उसको फॉलो करते हैं। अब 18 की एज हमारे लॉ ने कहा तो हमने ऐसा ही रूल बना दिया कि कोई 18 का होगा तो उसके बाद उसको राइट टू वोट मिल जाएगा। तो इस तरह से कैसे हमने प्रॉपर्टी बाय करनी है, सेल करनी है, तो हर चीज़ का हमारे यहाँ एक लॉ बना हुआ है। तो इन लॉज को चेंज कौन कर सकता है? हमारी पार्लियामेंट कर सकती है। और ये लॉज जो हैं वो हर किसी के लिए मीन्स एवरी सिटीज़न के ऊपर जो है वो बाइंडिंग है, मतलब हर सिटीज़न के ऊपर जो ये लॉज हैं ये अप्लाई होंगे। तो डू लॉज अप्लाई टू ऑल, तो क्या ये लॉज जो है वो हर किसी पे अप्लाई होते हैं? तो यस, ये लॉज जो हैं वो चाहे वो कितना भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, बहुत हाई रैंक पे हो, इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इन सब के ऊपर जो है वो लॉज जो है अप्लाई होते हैं। तो ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है जिसके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो द अबव इज़ अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। तो अगर ऐसा होता कि हम ऊपर जैसे एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट, शुड हिज सन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लॉ? क्या अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके बेटे को हम लॉ से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? बिकॉज हिज फादर इज़ इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली पावरफुल, क्योंकि उसके फादर जो है वो पोलिटिकली बहुत पावरफुल हैं। तो ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर ऐसा होता है तो वॉयलेशन ऑफ लॉ होगा। तो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हैं वर एग्रीड दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब हमारे लॉज बन रहे थे, तो ये डिसाइड किया गया कि ऐसी कोई पावर जो है वो नहीं होगी। एंड देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि हर किसी के लिए जो है वो लॉज होंगे, ऐसा कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होगा। The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law। तो लॉ के सामने हर सिटीज़न जो है वो इक्वल है, चाहे वो कितना भी पॉलिटिकल पावरफुल हो या वीक हो, रिच हो, पुअर हो, कुछ भी हो, तो लॉ के सामने जो है वो सब इक्वल हैं। द लॉ कैनॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। तो लॉ जो है वो किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो या कोई भी उसका जेंडर हो। What the rule of law means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law। तो हर सिटीज़न जो है वो लॉ के सामने इक्वल है, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law। तो कोई भी, मतलब कितना भी कोई अच्छी पोस्ट पे कोई ऑफिशियल है, इवन प्रेसिडेंट भी जो है वो लॉ के ऊपर नहीं है। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ हैज़ अ स्पेसिफिक पनिशमेंट। तो आप जिस तरह का लॉ का वायलेशन होगा वैसी ही पनिशमेंट होगी। तो इसके लिए हमारी एक पूरी रूल बुक है जिसको देख के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर किसी ने इस तरह से लॉ वायलेट करा है तो उसको किस टाइप की पनिशमेंट होनी चाहिए। इन एंशियंट इंडिया देवर इन्यूमरेबल एंड ओफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। तो हमने पुराने टाइम में देखा है कि बहुत सारे मीन्स कोई फिक्स लॉज नहीं होते थे, कोई ऐसी रूल बुक नहीं थी जिसको ऑलवेज फॉलो किया जाए। तो राजा के मन में जो आया उसने वही सजा दे दी। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ इंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रिंग दिस लॉज अमंग देयर ओन। तो अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग टाइप के लॉज बनाए जाते थे। गरीबों के ऊपर ज़्यादा टाइट लॉज होते थे और जो थोड़े अमीर होते थे उनके लिए थोड़ी सी लीनियंसी होती थी लॉज में। वी आर टॉकिंग अबाउट एंशियंट इंडिया। In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste background, with lower caste being more harshly penalized। तो हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था कि जो थोड़ा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनकी पनिशमेंट जो है वो हार्ड होती थी,
रादर देन जो थोड़े इकोनॉमिकली साउंड हैं। तो दिस स्लोली बिगेन टू चेंज एज दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो ये जो सिस्टम था ये राजाओं के टाइम पे था, तो जैसे जैसे हम ब्रिटिशर्स के अंडर कॉलोनियल पीरियड में आते गए ये लॉज जो है ये कम होते गए और एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है वो डेवलप होता गया। It is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश जो हैं ये एक रूल ऑफ लॉ लेके आए थे इंडिया में, लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं इस क्लेम पे एग्री नहीं करते हैं। तो टू ऑफ विच इंक्लूड, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी, तो कॉलोनियल लॉ तो बिल्कुल भी इक्वलिटी नहीं लेके आया। और सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेरीनेस दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इज़ द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। तो इस सेडिशन एक्ट में क्या था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके अगेंस्ट जो भी कोई कुछ बोलता था तो उसके अगेंस्ट चार्ज लगा के उसको जेल में डाल देते थे। द आइडिया ऑफ सेडिशन वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। Any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial। तो उसके अगेंस्ट कोई ट्रायल भी नहीं होता था, सीधा उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं कि ऐसा हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है हमारी जो ये बताए कि कॉलोनियल रूल जो था, ब्रिटिशर्स जो थे वो रूल ऑफ लॉ लेके आए थे। तो ऐसा नहीं है कि रूल ऑफ लॉ ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा तो सबसे ज़्यादा वॉयलेशंस की गई थी रूल ऑफ लॉ की। मतलब कभी भी कोई भी लॉ जो है वो ले आते थे। जैसे ये जो पिक्चर है आप देख रहे हो जलियांवाला बाग की है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर काफ़ी आपने सुना होगा, इसके ऊपर सॉन्ग्स भी हैं काफ़ी। तो अमृतसर में है जलियांवाला बाग। तो इसमें क्या हुआ था कि रोलेट एक्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास कर दिया था। अब रोलेट एक्ट क्या था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो 10 मार्च 1919 को ये लॉ पास हुआ था। तो इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो किसी को भी जो उनके अगेंस्ट कुछ भी करेगा, मतलब किसी को भी ये अरेस्ट कर सकते हैं और जो है उसका रीज़न भी बताने की ज़रूरत नहीं है और कोई ट्रायल नहीं होगा, डायरेक्टली उसको जेल में डाल देंगे 2 साल के लिए। तो उसके बाद जो है इस लॉ के अगेंस्ट जो डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो है वो मतलब मीटिंग कर रहे थे और जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में अमृतसर में। तो जनरल डायर जो उस टाइम पे था तो उसने क्या किया, एक ही गेट था जिस बाग का, तो उसको बंद करके उसके बाद लोगों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दिए। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो एक जगह पे ही मर गए थे। तो इस तरह से इसको जलियांवाला बाग मैसेकर बोला जाता है। तो इतने सारे लोगों की एक साथ इसने मर्डर ही आप कह सकते हैं कर दिया था। तो उसके बाद है कि by the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts। तो 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते जो इंडियन लीगल प्रोफेशनल्स थे तो उन्होंने कहा कि हमें भी जो है वो कोर्ट में, कॉलोनियल कोर्ट्स में थोड़ी सी रिस्पेक्ट और थोड़ी सी पोस्ट होनी चाहिए इंडियंस की भी। दे बिगन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियन। तो वो लॉ को इंडियंस के लीगल राइट को डिफेंड करने के लिए यूज़ करना चाहते थे। तो इंडियन जजेस ऑल्सो बिगिन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस। देयरफॉर देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियंस प्लेड अ मेजर रोल इन एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इंडियंस जजेस का या फिर इंडियन लीडर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हम जो भी ये एवोल्यूशन आया है रूल ऑफ लॉ को लेके। With the adoption of constitution, this document serve as the foundation on which our representatives began making laws for the country। तो हर साल जो है जो जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा, ये डॉक्यूमेंट जो है वो हमारी कंट्री के लिए एक बेस बन गया जिसमें कि हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि हमें इस कंट्री को कैसे जो है वो रन करना है। तो जैसे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में, तो इसमें क्या था कि एक फैमिली में अगर जितना प्रॉपर्टी पे, किसी भी प्रॉपर्टी पे जितना बेटे का हक है उतना ही उसकी बेटी का भी हक होगा। तो इस तरह से जो है वो फीमेल को जो है प्रॉपर्टी में राइट दिया गया। तो इस लॉ के अंडर जो है कौन सा है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो इस तरह से लोगों को समझ आने लगा कि लॉज जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनके आने से क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं।
तो जो है जैसे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है जेंडर इक्वलिटी। तो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो यूएनडीपी ने बनाए हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। तो 17 गोल में से 5th गोल जो है वो जेंडर इक्वलिटी है। मींस मेल फीमेल को जो है वो इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़ीमेल के साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उनको भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। तो बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। So this is all about today. Okay, thank you. Have a nice day.